क्या आपको पता है व्हाट इज कॉमन इन दोज कंपनीज जो अचानक बैंकरप्ट हो जाती है? सिर्फ पुअर प्रॉफिट्स या फॉलिंग रेवेन्यूज नहीं, एक बहुत की रेड फ्लैग होता है, और वो ये कि क्या कंपनी अपने प्रॉफिट को रियल यूजेबल कैश में कन्वर्ट कर पा रहा है या नहीं। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं ऑप्टो सर्किट्स लिमिटेड का। एक कंपनी जो मेडिकल डिवाइसेस और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज करती थी, कभी 662 रुपीज पे ट्रेड करती थी, अब इंसॉल्वेंसी में है। ऊपर से उसका P&L ग्रोथ की कहानी बताते हैं, पर उन प्रॉफिट नंबर्स के पीछे रियल कैश मिलता ही नहीं था। साल दर साल ऑप्टो ने अच्छे नेट प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए, लेकिन उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो बुरी तरह से पीछे रह गया। क्या हुआ ना, रिसीवेबल्स पाइल अप होते गए, इन्वेंट्रीज बढ़ती गई और हर क्वार्टर गैप और बढ़ता गया। एक्चुअली 10 years until FY13 ऑप्टो सर्किट्स ने 1272.68 करोड़ रुपीस का क्यूमुलेटिव नेट प्रॉफिट दिखाया, लेकिन उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो सिर्फ 206.11 करोड़ रुपीस था, जो नेट प्रॉफिट का बस 16.19% बनता है। होल्स को प्लग करने के लिए कंपनी ने डेस्परेट मेजर्स लिए, मिलियंस ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स इशू किए और हेविली बोरो किया। इन शॉर्ट सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी ऑपरेशन से ऑर्गेनिकली कैश जनरेट हो ही नहीं पा रहा था। इवन उसका कैश कन्वर्जन साइकिल हर साल खराब होता गया। रिपीटेड डेट रीस्ट्रक्चरिंग्स के बावजूद ऑप्टो अपने प्रॉफिट्स को स्पेंडेबल रुपीस में टर्न नहीं कर पाया। आखिरकार कंपनी जून 2023 में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में चली गई। रियल कैश के बिना पेपर पर सॉलिड अर्निंग्स भी वर्थलेस साबित हुई। अब व्हाई डज दिस मैटर? ऐसी स्टोरीज इंडिया के स्टॉक मार्केट में बहुत कॉमन है। कंपनीज बड़े अकाउंटिंग प्रॉफिट्स दिखाती है, पर जब बिल्स ड्यू होते हैं, सप्लायर्स को पे करना होता है, डेट सर्विस करना या ग्रोथ फ्यूल करने के लिए जब एक्चुअल कैश चाहिए होता है, तब नहीं होता। कॉर्पोरेट इंडिया के कुछ सबसे पेनफुल कोलैप्सेस, हाई प्रोफाइल रियल एस्टेट फेलियर्स जैसे यूनिटेक लिमिटेड या सत्यम स्कैंडल सिर्फ गिरते प्रॉफिट से नहीं, बल्कि श्रिंकिंग रियल कैश फ्लो से पहले ही सिग्नल दे चुके थे। इन्वेस्टर्स जो सिर्फ नेट प्रॉफिट को ट्रैक करते रहे, ब्लाइंड साइडेड हो गए। लेकिन जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देख रहे थे, उन्होंने एक डिजास्टर को काफी पहले देख लिया। यही पर वॉरेन बफेट की विजडम आती है। बफेट हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही बिजनेस हेल्थ का रियल टेस्ट है, फेमसली कहते हुए, कैश इज टू अ बिजनेस व्हाट ऑक्सीजन इज टू एन इंडिविजुअल, नेवर थॉट अबाउट व्हेन इट इज प्रेजेंट, द ओनली थिंग इन माइंड व्हेन इट इज एब्सेंट। बफेट के लिए रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी एंड कैश इज किंग। हाय मारुनिमा, और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट बाय ग्रो। आज हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्यों एक कंपनी की ट्रू हेल्थ समझने का की फैक्टर है, और कैसे सिर्फ नेट प्रॉफिट या EBITDA पर रिलाई करना मिसलीडिंग हो सकता है। साथ ही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की लिमिटेशंस भी डिस्कस करेंगे, ताकि इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स बेटर हो सके। तो बेसिक से शुरू करते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स नेट प्रॉफिट से फेमिलियर होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स का बॉटम लाइन फिगर होता है, रेवेन्यू से सारे एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और टैक्सेस माइनस करने के बाद। लेकिन क्या है ना, नेट प्रॉफिट एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है और अक्रूवल सिस्टम पर बेस्ड होता है। इसका मतलब रेवेन्यूज तब रिकॉर्ड होते हैं जब अर्न किया जाता है, जरूरी नहीं है कि कैश रिसीव हुआ या नहीं। और एक्सपेंसेस भी तब रिकॉग्नाइज होते हैं जब इंकर होते हैं, चाहे पेमेंट बाद में हो। ये अप्रोच जो एक सर्टेन पीरियड की इकोनॉमिक एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए एसेंशियल है, कभी कभी ऑन पेपर प्रॉफिट और बिजनेस में एक्चुअल अवेलेबल कैश के बीच में गैप क्रिएट कर देता है। इस तरह नेट प्रॉफिट में कई नॉन कैश आइटम शामिल हो सकते हैं और मैनेजरियल एस्टिमेट्स और पॉलिसीज का असर पड़ता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में ऑपरेटिंग कैश फ्लो मेजर करता है कि गिवन पीरियड में कंपनी ने अपनी कोर बिजनेस एक्टिविटी से रियल कैश कितना जनरेट किया। ऑपरेटिंग कैश फ्लो को उन इनवॉइसेस से फर्क नहीं पड़ता जो अभी पे होने बाकी है या फ्यूचर के रेवेन्यू प्रोमिसेस से। ये सीधा दिखाता है बिजनेस के अंदर आने वाले जाने पैसे पर अक्रूवल्स, क्रेडिट सेल्स या अनपेड बिल्स के इफेक्ट्स को हटाकर। सिंपली बोलो तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ये सवाल का जवाब देता है, सारी सेल्स और एक्सपेंसेस के बाद बिजनेस ने अपने नॉर्मल ऑपरेशन से एक्चुअली कितना कैश प्रोड्यूस किया। एंड ये क्रूशियल है, क्योंकि कहावत है अर्निंग्स आर एन एस्टिमेट, कैश इज रियल। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? क्योंकि नेट प्रॉफिट एक्चुअल कैश फ्लो रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसीलिए नॉन कैश आइटम्स जैसे डेप्रिसिएशन और वर्किंग कैपिटल चेंजेस जैसे रिसीवेबल्स या पेएबल्स को एडजस्ट किया जाता है, ताकि दिखे कि बिजनेस ने सच में कितना कैश जनरेट या यूज किया है। टैक्सेस और इंटरेस्ट जैसे फैक्टर्स भी कंसिडर होते हैं, ताकि रियल कैश मूवमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हो। ये मेथड प्रॉफिट को एक्चुअल कैश फ्लो में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है एंड बिजनेस में कैश का फ्लो कैसे होता है उसकी क्लियर पिक्चर देता है। पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो को ज्यादा रिलायबल क्यों माना जाता है? वेल, दैट्स बिकॉज फर्स्टली, जैसे हम कवर कर चुके हैं,
ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक अक्रूवल फॉग को हटा देता है। दूसरा, सीएफओ को मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। अब नेट प्रॉफिट कई अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स एंड इवन मैनिपुलेशन के लिए वल्नरेबल होता है और ये मैनिपुलेशन कई फॉर्म्स ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अग्रेसिव रेवेन्यू रिकग्निशन, जैसे डिलीवरी से पहले सेल्स बुक करना, यानी चैनल स्टफिंग, जो अर्निंग्स को इन्फ्लेट कर सकता है। अपने आईपीओ से पहले मामा अर्थ या हुनासा ने एक्सेस स्टॉक अपने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में पुश किया, जिससे डीलर्स के पास 90 डेज का इन्वेंट्री पड़ गया, जो यूजुअल 30 डे क्रेडिट टर्म से काफी ऊपर आ। डिस्ट्रीब्यूशन को हेवी डिस्काउंट्स या रिटर्न्स के बिना सरप्लस क्लियर करना मुश्किल हुआ, एक क्लियर केस ऑफ चैनल स्टफिंग। फॉलोअप रिपोर्ट ने दिखाया कि मामा अर्थ ने क्रेडिट पीरियड्स 45 डेज तक एक्सटेंड किए और डीप डिस्काउंट्स दिए ताकि एक्सेस ऑफलोड हो, जिससे क्वार्टरली रेवेन्यूज आर्टिफिशियली ऊपर हुए एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर सेल्स। कैपिटलाइजिंग एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करके कॉस्ट पीएनएल से बैलेंस शीट पर एसेट्स बना दी जाती है तो नेट प्रॉफिट बूस्ट होता है, क्योंकि ये आगे अमोर्टाइज होगा। कभी कभी लिजिट कॉस्ट जैसे डेवलपमेंट कॉस्ट पर कुछ कंपनीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे रिपेयर्स, एडवर्टाइजिंग या R&D को कैपिटलाइज करके प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट कर देती है। इससे प्रॉफिट्स बढ़ती है पर कैश आउटफ्लोज फिर भी होते हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर कैपेक्स के रूप में दिखते हैं। इसकी वजह से सीएफओ कभी कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अनयूजुअली हाई लगता है। कुछ कंपनीज इन कैश आउटफ्लोज को इन्वेस्टिंग में क्लासिफाई करके सीएफओ को हाई रखती है। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड एक टेक्स्ट बुक केस देती है। ह्यूज सब्सक्राइबर ऑनबोर्डिंग एंड लाइसेंस फीस को एक्सपेंस करने के बजाय ये उन्हें कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप्स के रूप में कैपिटलाइज करती है। इन कॉस्ट को सालों में अमोर्टाइज करती है। कैश फिर भी बिजनेस से निकलता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाया जाता है, पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के थ्रू चार्ज ना करके सीएफओ प्रॉफिट के मुकाबले आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग लगता है। एंड वन टाइम गेन्स, एसेट्स बेचने या वन ऑफ गेन्स बुक करने से प्रॉफिट्स आर्टिफिशियली बढ़ सकते हैं, पर सीएफओ इसे एक्सपोज कर देता है क्योंकि ये नॉन रेकरिंग सोर्सेस को एक्सक्लूड करता है। Q1 FY26 में रिलायंस का नेट प्रॉफिट 78% बढ़कर 26,994 करोड़ रुपीस पहुंच गया। कोर अर्निंग्स ग्रोथ दिखती रही और ये गेन एडिशनल बूस्ट के रूप में आ गया। प्लस डीलेइंग एक्सपेंसेस, वारंटीज या बैड डेट्स जैसे नोन एक्सपेंसेस के लिए अंडर प्रोविजनिंग टेम्पररी बेसिस पर प्रॉफिट्स को बूस्ट कर सकता है। सीएफओ शायद तुरंत स्पॉटलाइट ना करे, पर रिलेटेड वर्किंग कैपिटल ट्रेंड्स जैसे बढ़ते रिसीवेबल्स या पेएबल्स आखिरकार इसे फ्लैग करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज रफली 91,000 करोड़ रुपीस का लोन बुक FY18 तक ऑपरेट कर रहा था। फिर भी आरबीआई ने पाया कि 4 साल तक एनपीएस डिक्लेयर ही नहीं किए गए। FY18 तक एनपीएस एडवांसेस के 70% लगभग 63,700 करोड़ रुपीस तक पैक किए गए। फिर भी IL&FS ने इन लोन्स के अगेंस्ट वर्चुअली कोई प्रोविजंस नहीं बनाए जब तक मिड 2018 में डिफॉल्ट्स ने इशू को फोर्स नहीं किया। इस डिलेड प्रोविजनिंग ने कंपनी का ट्रू स्ट्रेस मार्क किया और रिपोर्टेड प्रॉफिट्स इन्फ्लेट किए, जब तक एक इवेंचुअल कैचअप ने एक झटके में हजारों करोड़ रुपए को वाइप आउट नहीं कर दिया। इस तरह मैनेजमेंट टेम्पररी तौर पर अर्निंग्स इन्फ्लेट कर सकती है ताकि अंडरलाइंग वीकनेसेस के बावजूद प्रॉफिट्स हेल्दी दिखे, लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो को मैनिपुलेट करना काफी मुश्किल होता है। दोनों मैट्रिक्स और स्पेशली उनका रिलेशनशिप रिव्यू करना अर्निंग्स क्वालिटी असेस करने के लिए एक अच्छा फिल्टर देता है। और तीसरा रीजन, सीएफओ कंपनी की अर्निंग्स की क्वालिटी रिवील करता है। आइडियली लॉन्ग रन में कंपनी का क्यूमुलेटिव सीएफओ उसकी क्यूमुलेटिव नेट प्रॉफिट के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लेजिटिमेट अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आखिरकार कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं जब कस्टमर्स पे करते हैं। अगर किसी पीरियड में नेट प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली सीएफओ से ज्यादा है तो इसका मतलब हो सकता है कि प्रॉफिट्स अनकलेक्टेड रेवेन्यूज या अनसोल्ड स्टॉक में अटके हुए हैं। दूसरी तरफ कभी कभी सीएफओ नेट प्रॉफिट से एक्सीड करता है। ये तब होता है जब कंपनी के पास बड़े नॉन कैश चार्जेस होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट्स या फेवरेबल वर्किंग कैपिटल मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक FMCG जायंट टिपिकली हर साल अपने लगभग सारे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करता है। कुछ सालों में सीएफओ नेट प्रॉफिट से भी एक्सीड करता है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर से कैश जल्दी कलेक्ट करता है और अक्सर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होता है। ऐसे ही पिछले 10 सालों में कंपनी ने 74,671 करोड़ रुपीस का क्यूमुलेटिव नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जबकि उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो 84,395 करोड़ रुपीस था। चौथा, सीएफओ कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ये ट्रू बिजनेस रियलिटी दिखाता है। इबिडा जैसे मेट्रिक्स यूजफुल है लेकिन मिसलीडिंग हो सकते हैं। इबिडा एक इनकम स्टेटमेंट मेट्रिक है जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस इग्नोर करता है और इम्पोर्टेंट रेकरिंग ऑपरेशनल कैश रिक्वायरमेंट्स रिफ्लेक्ट नहीं करता। एक कंपनी हाई इबिडा पोस्ट कर सकती है जबकि सीएफओ वीक हो सकता है क्योंकि रिसीवेबल्स या इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है जो डीपर ऑपरेशनल चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। सीएफओ इन रियलिटीज को दिखाता है जब वो वर्किंग कैपिटल मूवमेंट्स और नॉन कैश एक्सपेंसेस का इम्पैक्ट फैक्टर कर
ले। इन शॉर्ट इट शोज कि गिवन पीरियड में बिजनेस ने एक्चुअली कितना कैश अर्न किया है। लेकिन इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में ऑपरेटिंग कैश फ्लो का बिहेवियर कैसा होता है? ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंडस्ट्रीज के हिसाब से काफी डिफरेंट बिहेव करता है और इसी सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल, सेल्स साइकिल्स और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स शेप करते हैं। प्रॉफिट को एक्चुअल कैश में कन्वर्ट करने के मैटर में सारी इंडस्ट्रीज इक्वल नहीं होती। पहला, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कैश इंटेंसिव होता है। ये कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके हेल्दी प्रॉफिट्स पोस्ट कर सकती है, लेकिन एक्चुअल कैश फ्लोज तब आते हैं जब कस्टमर पेमेंट्स रिसीव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपर्स जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड यूज करते हैं, रेवेन्यू अर्ली बुक कर लेते हैं जबकि कैश बाद में आता है, एंड इसकी वजह से नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बीच गैप क्रिएट होता है। ओवरऑल रियल्टी को ही ले लीजिए, FY23 तक के डेकेड में रफली 7,100 करोड़ रुपीस का क्यूमुलेटिव नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, पर लगभग 1,780 करोड़ रुपीस का क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो देखा। ये दिखाते कि लॉन्ग जेस्टेशन बिजनेस में कैश प्रॉफिट से पीछे रहता है। सिर्फ FY23 में पैट 1,905 करोड़ रुपीस तक सर्च कर गया, जबकि CFO 2,383 करोड़ रुपीस तक चला गया, क्योंकि 3,507 करोड़ रुपीस का इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ और रिसीवेबल्स भी स्ट्रेच हुए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अकाउंटिंग के अंदर। जब प्रॉफिट्स एक्चुअली डिलीवर हुए और कलेक्शंस कैचअप हुए, CFO FY24 में 2,816 करोड़ रुपीस तक रीबाउंड कर गया, कैश फ्लो को अर्निंग्स के साथ रियलाइन करते हुए। EPC कॉन्ट्रैक्टर्स, रोड बिल्डर्स, पावर प्लांट डेवलपर्स एक्सेट्रा के बीच स्टोरी तो सिमिलर है, पर और बड़े स्केल पर होता है। एक स्ट्राइकिंग एग्जांपल है PNC इंफ्राटेक का। इन्होंने 815 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया, लेकिन उसका CFO लगभग नील था, डिलेड क्लाइंट पेमेंट्स और राइजिंग वर्किंग कैपिटल की स्ट्रेन की वजह से। अब FY21 तक CFO जनरली प्रॉफिट्स के पेस पर रहा, पर FY22 तक गैप वाइडन हो गया। FY25 में प्रॉफिट्स 815 करोड़ रुपीस तक बढ़ने के बावजूद CFO -56 करोड़ रुपीस तक ड्रॉप हो गया, क्योंकि रिसीवेबल्स स्वेल हुए और इन्वेंट्री बिल्डअप हुई। कलेक्शन साइकिल लगभग डबल होकर 37.5 से 76 डेज हो गया। L&T इसके कॉन्ट्रास्ट में अपनी स्केल और डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक्स लेवरेज करके लॉन्ग टर्म में नेट प्रॉफिट के साथ स्टेप में रखता है। हाँ, कुछ क्वार्टर्स ऐसे रहे हैं जहाँ वर्किंग कैपिटल स्पाइक्स ने कैश को स्क्वीज किया है। यहाँ लर्निंग सिंपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में ग्रोथ के दौरान CFO अक्सर प्रॉफिट से पीछे रहता है, लेकिन अगर ये गैप लगातार बने रहे तो ये एक वार्निंग साइन है। सेकंड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंक्स और NBFC CFO के मामले में अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। बैंक्स के लिए लोन डिस्बर्समेंट्स, कैश आउटफ्लोज होते हैं, जबकि डिपॉजिट्स होते हैं इनफ्लोज। एक रैपिडली ग्रोइंग बैंक जैसे इंडसइंड नेगेटिव CFO दिखा सकता है लार्ज होम लोन्स के कारण, पर अगले साल स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव CFO आ सकते हैं जब लोन डिसबर्समेंट्स स्लो हो जाते हैं और कलेक्शंस फास्ट हो जाती है। इससे हाईलाइट होता है कि CFO पर लोन टाइमिंग का असर ज्यादा होता है, सिर्फ प्रॉफिट का नहीं। NBFCs जैसे आवास फाइनेंशियर्स के लिए ग्रोइंग लोन बुक्स का रिजल्ट अक्सर नेगेटिव CFO होता है, जो एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि कैश फ्लोज में टाइड अप होता है, बट इसका मतलब पुअर हेल्थ नहीं। देखना ये होता है कि नेगेटिव CFO डेट या इक्विटी रेज करके फंड हो रहा है या नहीं। लेंडर्स के लिए NIM और एसेट क्वालिटी रेशियोज जैसे मेट्रिक्स क्लियरर इंसाइट्स देते हैं, लेकिन CFO फिर भी लिक्विडिटी स्ट्रेटजी रिफ्लेक्ट करता है और लोन बुक में कोई शिफ्ट स्ट्रेस को सिग्नल कर सकता है। थर्ड, FMCG एंड रिटेल। इसके कॉन्ट्रास्ट में कंज्यूमर फेसिंग स्टेपल्स ट्रू कैश जनरेशन मशीन्स होते हैं। FMCG कंपनीज जैसे HUL, डाबर, नेस्ले टिपिकली कैश रिच होते हैं अपने बिजनेस मॉडल्स की वजह से। ये कंपनीज प्रोडक्ट्स जल्दी बेचती हैं, अक्सर कैश पर या शॉर्ट क्रेडिट टर्म्स पर, और इन्वेंट्री एफिशिएंटली मैनेज करती है। FMCGs जनरली नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल्स में ऑपरेट करती है। इसका मतलब ये है कि वो कस्टमर से कैश सप्लायर को पे करने से पहले ही कलेक्ट कर लेती है। फोर्थ, टेक्नोलॉजी एंड न्यू इकोनॉमी स्टार्टअप्स। यहाँ दो सब सेक्टर्स की कहानी दिखती है। लार्ज IT सर्विसेज फर्म्स TCS, इन्फोसिस, विप्रो कैश के मामले में लगभग FMCG जैसे ऑपरेट करते हैं। क्लाइंट्स को मंथली इनवॉइस करते हैं और कुछ हफ्तों में कलेक्ट कर लेते हैं। रफली 90 to 100% प्रॉफिट को CFO में कन्वर्ट करते हैं और कैपेक्स में सिर्फ मॉडेस्ट रीइन्वेस्टमेंट होता है। एक कंपनी की कैश कन्वर्जन को इन सेक्टर नॉर्म्स के अगेंस्ट बेंचमार्क करके हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स को ऑपरेशनल रियलिटी पर एक बेहतर इंसाइट मिलता है। कैश रिच इंडस्ट्रीज में CFO में कोई सरप्राइज शॉर्टफॉल एक इन्वेस्टिगेशन डिमांड करता है। कैश हंग्री सेक्टर्स में प्रॉफिट और कैश के बीच परसिस्टेंट गैप्स
फंडिंग, स्ट्रेस या अग्रेसिव अकाउंटिंग सजेस्ट करते हैं। इन सभी सेक्टर्स के चेंजेस को समझना एसेंशियल है ताकि उन बिजनेसेस को अलग किया जा सके जो सिर्फ पेपर पर प्रॉफिटेबल दिखते हैं, रादर देन दोज जो वाकई कैश जनरेट और सस्टेन कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो को कंसेप्चुअली समझना और डिस्क्रिपेंसी स्पॉट करना एक बात है, पर इन्वेस्टर सीएफओ एनालिसिस को डिसीजन मेकिंग में कैसे इंकॉर्पोरेट करे। और भी बात तब होती है जब प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते हैं लेकिन सीएफओ स्टॉल या फॉल करे, जो अकाउंटिंग ट्वीक्स या ओवरली ऑप्टिमिस्टिक रेवेन्यू फोरकास्ट सजेस्ट करता है। वर्किंग कैपिटल लाइंस पर नजर रखें, बढ़ते रिसीवेबल्स या स्टॉक जो सेल नहीं हो रहा कैश फ्लो पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। जब भी प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बीच गैप वाइडन होता है, ये एक रेड फ्लैग है जिसे प्रॉब्लम्स के बढ़ने से पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ऊपर से कंपनीज जो अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए राइजिंग डेट पर रिलाई कर रही है इंस्टेड ऑफ ऑपरेशन से कैश जनरेट करने की, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के रिस्क पर होती है। अगर एक कंपनी का नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा हो एंड डेट भी बढ़ रहा हो तो सीएफओ को ध्यान से एग्जामिन करना क्रिटिकल है। फॉर इंस्टेंस, जेट एयरवेज ने कुछ सालों में प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए, लेकिन हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, लो यील्ड के कारण पुअर सीएफओ ने आखिरकार मैसिव डेट बिल्डअप की तरफ धकेला। इस तरह इन्वेस्टर सीएफओ एनालिसिस यूज कर सकते हैं ये देखने के लिए कि क्या कंपनी ऑपरेशन सस्टेन करने के लिए एक्सेसिवली बोरो करी है कि नहीं। अगर सीएफओ वीक हो तो ये साइन है कि कंपनी अपना कैश फ्लो शॉर्टफॉल कवर करने के लिए बोरोइंग या इक्विटी रेज करी है, जो लॉन्ग टर्म में अनसस्टेनेबल होता है। ये क्लियर है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो एक पावरफुल हेल्थ मेट्रिक है, पर ये इम्परफेक्ट भी है और डिस्टॉर्ट या मिस इंटरप्रेट हो सकता है। कैश फ्लोज अक्रूवल प्रॉफिट से बेहतर होता है क्योंकि कवर अप करना मुश्किल हो जाता है। मैनेजर सिंपली फैंटम सेल्स बुक करके या कभी ना हुए एक्सपेंसेस राइट ऑफ करके नंबर्स नहीं बना सकते, पर फर्म सीएफओ को वर्किंग कैपिटल के ट्रीटमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस जरूर कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी पेएबल स्ट्रेच कर सकती है या कस्टमर एडवांसेस पुल इन कर सकती है ताकि शॉर्ट टर्म कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इन्फ्लेट हो। ऐसे टैक्टिक्स कैश ड्रेन को पोस्टपोन करते हैं, इलिमिनेट नहीं। कभी कभी सीएफओ में आइसोलेटेड सर्च टेम्पटिंग लग सकता है, पर ये अक्सर वन ऑफ वर्किंग कैपिटल स्विंग्स रिफ्लेक्ट करता है, सस्टेनेबल अर्निंग्स पावर नहीं। ऊपर से इन्वेस्टर्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर हेवी एम्फेसिस रखते हैं तो कंपनीज अक्सर इसे फेवरेबली प्रेजेंट करने के लिए बहुत हद तक जाती है। कभी कभी नॉन ऑपरेटिंग इन्फ्लोस को सीएफओ में स्लिप करके नंबर्स इन्फ्लेट कर देती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एल्बर्ट डेविड लिमिटेड कोलकाता बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपना एक्टेबल ब्रांड FI16 में जाइडस हेल्थकेयर को 55 करोड़ रुपीस में बेचा, जिससे नेट ऑफ टैक्स एक्सेप्शनल गेन 40.8 करोड़ रुपीस बुक हुआ। कोई भी कंपनी ब्रांड्स क्रिएट करने पर जो अमाउंट स्पेंड करती है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट या इंटेंजिबल एसेट्स माना जाता है और कैश आउटफ्लो इन्वेस्टिंग सेक्शन के अंडर कंसिडर होता है। इसी तरह जब कंपनीज अपने ब्रांड्स एंड रिलेटेड एसेट्स बेचती है तो इन्वेस्टर्स अज्यूम करते हैं कि उन्हें मिला कैश इन्वेस्टिंग सेक्शन के अंडर कैश इनफ्लो के रूप में शो होगा। लेकिन FY 2016 में एल्बर्ट डेविड लिमिटेड ने जाइडस हेल्थकेयर को ब्रांड एक्टेबल बेचने से मिला 53 करोड़ रुपीस को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में शो किया, जबकि सीएफओ रियल कैश जनरेशन का क्रिटिकल बैरोमीटर है। ये अग्रेसिव वर्किंग कैपिटल मूव्स और वन ऑफ आइटम से चेंज हो सकता है। कैश फ्लो टनल विजन के पिटफॉल से बचने के लिए इन्वेस्टर्स को सीएफओ एनालिसिस को फ्री कैश फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, वर्किंग कैपिटल मेट्रिक्स, कैपिटल एफिशिएंसी मेजर्स और मैक्रो सेक्टर कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना चाहिए, तभी कैश पूरी सच्चाई बताता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपने थॉट जरूर शेयर करें।